हेलो स्टूडेंट, मैं रामजीत इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, लेकिन उससे पहले हम आप लोग को कक्षा 9 के कुछ संख्याओं के बारे में रिवीजन कराएंगे, जो आप लोग कक्षा 9 में 8 में पढ़े होंगे। तो देखिए, आज उसी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, ताकि आगे पढ़ने से पहले हमें कोई दिक्कत परेशानी न हो। वास्तविक संख्या, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। उससे पहले कक्षा 9 के कुछ संख्याएं के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, जो आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने आप लोग को भेज दिया कहीं गिनने के लिए, या कुछ भी आप लोग गिनना हो, तो आप लोग गिनती शुरू कहाँ से करते हैं? 1 से। तो जहाँ से हम लोग गिनती शुरुआत करते हैं, वहाँ से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। या गिनती में जो संख्याएं प्रयोग होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या हो, कह सकते हैं आप लोग 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। या आप लोग कह सकते हैं कि गिनती में प्रयोग करने वाली संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। या बोल सकते हैं कि जहां से गिनती स्टार्ट करते हैं, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट की जाती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी प्रकार का आगे जाएंगे अनंत तक। ये सब प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आती है दूसरा नंबर, पूर्ण संख्या। क्या आएगी? पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या। अच्छा बताइए, पहले मान लीजिए प्राकृतिक संख्याएं थी, उसमें शून्य शामिल नहीं था। उसमें शून्य शामिल जब नहीं था, तो लोगों को 10 लिखना था, 20 लिखना था, 30 लिखना था। तो सोचिए लोग किस प्रकार लिखते रहे होंगे उस समय। जिस समय शून्य नहीं था, उस समय हम लोगों को या किसी को भी 13 लिखना था, तो 13 आराम से लिख लेते थे। लेकिन मान जाइए उन्हें लिखना था 20, तो वे लोग 20 हिंदी में लिखते थे। किस प्रकार लिखते थे? हिंदी में लिखते थे। 10, 20, वे लोग जो भी संख्याएं लिखते थे जिनके अंत में शून्य आता है, उनको उन्हें हिंदी में लिखना पड़ता था। तो कुछ ऐसी संख्याएं की जरूरत पड़ी जो मतलब कमी महसूस हो रही थी। तो आर्यभट्ट थे एक गणितज्ञ, जो भारत के ही हैं। उन्होंने शून्य का आविष्कार किया, तब जाके हमारी संख्याएं पूर्ण हुई। और जो हम संख्या को हिंदी में लिखते थे, उसे अब अंकों में लिखना शुरू कर दिए। तो मान ली गई कि संख्या क्या हो गई? पूरी। तो किसके आने पर? शून्य के आने पर। तो शून्य के आने पर प्राकृतिक संख्या में शून्य के आने पर संख्या क्या हो गई? पूरी हो गई। इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को शामिल कर दें, प्राकृतिक संख्या में शून्य यदि शामिल हो जाए, तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। इसके बाद देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक, इसे कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक, इसे मान लीजिए ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। यह प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या। तो जो पूर्णांक होता है, यही संख्याएं होती हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती हैं, यह केवल और केवल मतलब इसे मान लीजिए हम कह दें 1/2, क्या एक पूर्णांक है? नहीं। 1/2 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में पूरी नहीं है। अगर कह दें 1, तो यह अपने आप में क्या है? पूरी है। कह दें -1, यह भी अपने आप में क्या है? पूरी है। इसे कहेंगे पूर्णांक।
क्या कहेंगे? पूर्णांक। अब पूर्णांक कितने हो गए? 2, एक धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक। जो पूर्णांक होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक। तो देखिए शून्य हो गया 1 2 3 4 5 अनंत तक। इसी प्रकार ऋण में जाएंगे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 डॉट डॉट ऋण इनफाइनाइट तक। ये होते हैं पूर्णांक। लेकिन जो शून्य होता है यह न तो ऋण पूर्णांक होता है और न ही धन पूर्णांक होता है। जो शून्य होता है यह न तो पूर्णांक होता है परंतु न तो धन पूर्णांक होगा और न ही ऋण पूर्णांक होगा। इसे कहते हैं उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर पूर्णांक लिखना हो, कोई संख्या लिखना हो तो लिख लेते थे। जैसे मान लीजिए हम लिखना था 3 4 5, ये संख्याएं पूर्णांक है, इन्हें लिखना आसान था। लेकिन मान लीजिए किसी के पास 1.5 रुपया था, किसी के पास 1.5 आम थे, 1.5 रोटी थे, मतलब 2.5 थे, कुछ पे थे जो पूर्ण नहीं थे, जो पूर्ण नहीं थे। तो इन्हें लिखने के लिए जैसे मान लीजिए हमें 1.5 लिखना है तो 1.5 का मतलब होता है 3/2, अर्थात इसे लिख सकते हैं 1 से 1/2। तो इन रूप में लिखना ही परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 1.5 लिखना था, 2.5 लिखना था, 3.25 लिखना था। इन संख्याओं को लिखने के लिए एक नया नाम दे दिया गया, परिमेय संख्या। इन्हें क्या नाम दे दिया गया? परिमेय संख्या। इसी को हम किताब में परिभाषा पढ़ते हैं, वे संख्याएं जिनको P और Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। और Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बटा में 0 आ गया तो यह होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। इसे कहते हैं अनफाइनाइट, अपरिभाषित होता है। इसलिए कभी हर में 0 नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात कि P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? P और Q पूर्णांक होते हैं। यहाँ P और Q दोनों लोग क्या होना चाहिए? पूर्णांक। जैसे मैंने बोल दिया कि 2/3 परिमेय संख्या है, 5/3 यह भी परिमेय संख्या है, 2 यह भी परिमेय संख्या है क्योंकि बटा में 1 है। और दोनों लोग क्या है? पूर्णांक। यह भी परिमेय संख्या है। लेकिन कह दें करड़ी में 2/2 यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि करड़ी में 2 का मान होता है लगभग दशमलव में होता है, 1 दशमलव कुछ होता है। तो यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख दें, परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद आप लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिख पाए, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सकें, उन संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। क्या आता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं रियल नंबर, तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही बोलते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। दिखाते हैं किससे? R से। एक संख्या और आप लोग को बता दें, भाज्य संख्या। तो आप लोग भाज्य संख्या जानते हैं, वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विका हो जाए, विभाजित हो जाए, या वे संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर 2 या 2 से अधिक खंड प्राप्त हो। 2 या 2 से 2 या
कम से कम 3, कम से कम, देखिए सॉरी, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर कम से कम 3 खंड प्राप्त हो, अधिक से अधिक कितना हो उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 10, 12, 13, 15। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब देखिए सहभाज्य संख्या किसे कहेंगे? आवाज कम करो जी। सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या देखिए किसे कहेंगे? को प्राइम नंबर। आवाज कम करो जी। वे संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF कितना हो? 1 हो। ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनका HCF कितना हो? 1 हो। ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। इसे मान लीजिए 9 हो गया और 8 हो गया। जब इनका HCF निकालेंगे तो 9 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 3 गुणे 3 गुणे 1। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। और जब इनका HCF निकालेंगे, HCF का मतलब होता है कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, अर्थात वैनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी नहीं है, तो क्या ले लेंगे? 1। तो ये संख्याएं आपस में क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो उन्हें कहते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्या। देखिए आगे चलते हैं। ये आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे सभी संख्याओं के बारे में। अब चलते हैं हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और एक पढ़ेंगे एल्गोरिथम। एक पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एक पढ़ेंगे एल्गोरिथम। क्या पढ़ेंगे? एल्गोरिथम। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है? एक होता है एल्गोरिथम। क्या होता है? एल्गोरिथम। एक होता है प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए जो एल्गोरिथम होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो जो एल्गोरिथम होता है ये सुपरिभाषित स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, सुपरिभाषित चरण होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ाना है तो मैं पहले मार्कर लूंगा, किताब लूंगा और स्टैंड खड़ा करूंगा, उस पर कैमरा फिट करूंगा, तो एक चरण है। क्या है? चरण है। जैसे मान लीजिए हमें चाय बनाना है या चावल बनाना है। क्या बनाना है? चावल। चावल बनाने के लिए पहले स्टोव जलाऊंगा, इसके बाद उसमें बर्तन लेंगे, पानी भरेंगे, उसे गर्म करेंगे। तो कुछ स्टेप होते हैं, इन्हीं स्टेप को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? एल्गोरिथम। क्या कहेंगे? एल्गोरिथम। तो जो एल्गोरिथम होता है या एक स्टेप होता है, सुपरिभाषित चरण होते हैं। लेकिन जो प्रमेयिका होती है यह सिद्ध किया गया एक कथन होता है। जो प्रमेयिका होती है यह सिद्ध किया गया एक कथन होती है, जिसकी सहायता से हम अन्य प्रमेय को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। तो दोनों समझ में आया। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरण होता है। जैसे हम लोग कोई भाग देते हैं, कोई काम करते हैं, तो एक सुपरिभाषित चरण होता है, उसे कहते हैं एल्गोरिथम। प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका जो होती है यह सिद्ध किया गया एक कथन है। जैसे मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये सिद्ध किया गया कथन है, उसी का हम उपयोग करते हैं अन्य सवालों को लगाने में, उसे कहते हैं प्रमेयिक। क्या कहते हैं? प्रमेयिका। तो आज इन्हीं के बारे में पढ़ना है और इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस चैप्टर में हम लोग निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो देखिए ध्यान से, HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
अब ध्यान दीजिए, इसको आज यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ेंगे। इसे मान लीजिए यह 21 है, पहला नंबर 4 से भाग दे रहे हैं। अगर मान लीजिए यह है 25, उनतीस है, और एक ले लें, मान लीजिए कुछ भी, 5 है, और यह क्या है 4। अब देखिए भाग दे रहे हैं इसमें, तो भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगी, 4 5 20, बचेगा 1। इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 50 25, कितना बचेगा 0। इसमें भाग दीजिए, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा 1। इसमें देखिए जब भाग देंगे तो बताइए यह संख्या क्या है, संख्या या बड़ी है या छोटी है संख्या, तो भाग न जा पाएगी। अब भाग देना है हमें, और दशमलव भी नहीं लाना। अगर भाग देना है, मान जाइए हमें दशमलव में ले जाना है, तो दे सकते हैं 5 8 40, लेकिन हमें दशमलव में भाग नहीं ले जाना है। तो भाग कितनी बार ले जाएं, तो हम लोग देखिए भाग ले जा सकते हैं 0 बार। कितनी बार, 0 बार। कितना बचेगा 4। अब ध्यान सुनिए, देखिए जो यह होता है इसे कहते हैं भाजक। इसे क्या कहेंगे, भाजक। इसे कहते हैं भाजक, इसे कहेंगे भाज्य, और इसे कहेंगे भागफल, और उसको कहते हैं शेषफल। इसके कहते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। इसको कहेंगे भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। देखिए जो भाजक होता है इसको दिखाते हैं बी से। भाजक को किससे दिखाएंगे हम लोग इस चैप्टर में, बी से। और भाज्य को दिखाएंगे ए से, भागफल को दिखाएंगे, शेषफल को दिखाते हैं आर से, इसको दिखाएंगे क्यू से। तो आप लोग इसको नोट करिए। देखिए ध्यान से, अब तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए जो है 21, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 प्लस 1। अब बताइए 21 क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक। बराबर 4 क्या है, रुकिए 1 मिनट, गलती हुआ, सॉरी। जो 21 है क्या है, भाज्य। क्या है, भाज्य है। बराबर 4 क्या है, भाजक, गुणे 5 क्या है, भागफल, प्लस 1 क्या है, शेषफल। देखिए इस प्रकार इसको लिख सकते हैं हम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जो भाज्य है इसको दिखाते हैं ए से, भाजक को बी से, और भागफल जो है इसको किससे दिखाए हैं, क्यू से, प्लस शेषफल कितना है, आर है। यही हमारा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और एक बात जो जरूरी है ध्यान देने लायक बात यह है, देखिए ध्यान से, जो शेषफल आर का मान है, शेषफल आर का जो मान होता है यह सदैव भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। जो शेषफल आर है इसका मान, जो शेषफल होता है, शेषफल का मान, आर का मान सदैव भाजक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। हो सकता है 0 हो जाए, 0 हो जाए, उसके बराबर हो जाए, लेकिन बराबर भी नहीं रहेगा। बराबर अगर रहेगा शेषफल का मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं 10 में 2 से, भाग ले जाएंगे मान लीजिए 4 बार, 4 9 के 8, आ गया 2। तो हम भाग अभी कहाँ पूरी भाग किए हैं, भाग तो अभी एक बार और जाएगी। इसका मतलब हमारा भाग क्या है, गलत है। यह भाग हमारा क्या है, गलत। इसके बराबर आ गया, आर का मान क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। इसका मतलब भाग हमने पूरी दी नहीं है, भाग और बार जाएगी। हमारी भाग क्या है, गलत है। तो भाग देंगे तो पूरी कितनी बार जाएगी, 5 बार। कितना आएगा, 10।
तो कट कितना बचेगा 0। तो देखिए जो शेषफल r का मान होता है वह सदैव या तो 0 से बड़ा रहेगा। जो शेषफल r का मान होता है, देखिए r 0 से क्या है बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है। यहाँ पर r का जो मान है वह क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। जो हमारा शेषफल r का मान है वह 0 से क्या है बड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा शेषफल जो है 0 के बराबर है r। तो क्या होता है कि जो r होता है इसका मान या तो 0 से क्या होगा बड़ा होगा, 0 से क्या होगा बड़ा होगा। इसका मतलब जिधर मुखला होता है वह बड़ी संख्या होती है। तो हमारा शेषफल r का मान 0 से क्या होगा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इसीलिए 3 भाग दिए आप लोग समझाने के लिए कि जो यह शेषफल होता है इसका मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं होगा, ऋणात्मक संख्या नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अब देखिए जो शेषफल का मान होता है यह सदैव भाजक से क्या होता है छोटा होता है, सदैव भाजक से क्या होगा छोटा। यदि शेषफल का मान भाजक के बराबर हो जाए या उससे बड़ा, इसका मतलब भाग एक बार और जाएगी, 2 बार जाएगी, लेकिन भाग अभी जा सकती है। अगर शेषफल का मान इससे बड़ा हो जाए, भाजक से क्या हो जाए बड़ा हो जाए, इसका मतलब भाग इसमें और बार जाएगी। इसलिए जो r का मान होता है वह सदैव छोटा होता है किससे b से। जो r का मान होता है सदैव छोटा होता है किससे b से। इसी को एक ही बार में लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको कि r का जो मान होता है वह 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन भाजक से क्या होता है छोटा होता है। यही क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। जो मेन मुद्दा है यहीं पर है कि जो शेषफल होता है इसका मान सदैव 0 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, परंतु भाजक से क्या होगा छोटा होगा, भाजक से क्या होगा छोटा होगा। आगे चलते हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम से HCF किस प्रकार निकालेंगे। देखिए अब दो जो यह लिखे थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब भाज्य को दिखाते हैं a से, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से। तो यही वास्तव में क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहां r का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन भाग जो भाजक होता है उससे क्या होता है छोटा। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक a और b एवं b, इस धनात्मक पूर्णांक बोला, क्या बोला धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब यह जो a और b का मान है इन्हें सदैव क्या लेंगे हम लोग धनात्मक लेंगे, क्या लेंगे धनात्मक लेंगे। बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b, इसका मतलब कि जो a और b का मान है यह मान है b का और यह किसका मान है a का, इन्हें हमें सदैव क्या लेंगे धनात्मक पूर्णांक लेंगे, क्या लेंगे धनात्मक पूर्णांक। आप लोग जानते हैं क्या होता है, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक, आप लोग जानते हैं क्या होता है धनात्मक पूर्णांक होता है 1 2 3 4 5 इसी प्रकार, ये सब क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, अब बोला है पूर्ण संख्या, क्या बोला है पूर्ण संख्या q और r, मतलब पूर्ण संख्या में लेने q और r क्या लेनी है पूर्ण संख्या। और बताएं कि पूर्ण संख्या किस स्टार्ट होती है शून्य से, जो पूर्ण संख्या होती है स्टार्ट किससे होती है शून्य से, 0 1 2 3 कहाँ तक इनफाइनाइट तक। तो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि, मतलब जो q है और r यह सदैव क्या रहेंगी पूर्ण संख्या रहेंगी, सदैव क्या रहेंगी पूर्ण संख्या। देखिए r का मान हो सकता है 0 हो, 0 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, लेकिन सदैव किस में रहेंगी पूर्णांक में, सदैव किस में रहेंगी पूर्णांक में। और इसीलिए आप लोग को भाग देकर बताए थे, मान लीजिए भाग देना है 5 से 4 में,
तो भाग कितनी बार जाएगी? 0 बार। कितना आएगा? 4। देखिए जो हमारा भागफल होता है क्यों का मान अभी 0 हो सकता है, शेषफल भी 0 हो सकता है। इसलिए बोला है कि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यों और आर विद्यमान है। पूर्ण संख्या का मतलब इसका मान 0 भी हो सकता है, इसका भी मान 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। और 0 से बड़ा किस में आएगा? पूर्ण संख्या में, वो कोई माइनस में नहीं होंगे। और तो इनका प्रयोग हम करेंगे एचसीएफ निकालने में। किसका? इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? एचसीएफ निकालने में। लेकिन आप लोग कहेंगे हम लोग तो एचसीएफ निकालना उससे पहले जानते हैं, उनका प्रयोग हम जानते हैं एचसीएफ निकालने में। और एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लीजिए मैं अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? एचसीएफ निकालने में। तो इसका प्रयोग से पहले आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ेंगे? एल्गोरिथम। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? एचसीएफ निकालने में। एचसीएफ निकालने में एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग करेंगे एचसीएफ निकालने में। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 12 और 18 का एचसीएफ। इनका एचसीएफ निकालना है तो सिंपली निकाल सकते हैं हम लोग। 12 का अलग अलग का करेंगे, इनका गुणनखंड कर देंगे। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 18 कीजिए, 2 9 18, 3 तिली के 9, 3 एकम 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। 18 के एचसीएफ क्या हो जाएगा? गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3। तो जब एचसीएफ इनका निकालेंगे एचसीएफ तो कितना आएगा? 2 गुणे 3 अर्थात 6 आ गया। लेकिन यह संख्या बहुत छोटी है, बहुत आसान है, इस प्रकार हम इसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर संख्या आ जाए बड़ी, संख्या क्या हो जाए? बड़ी हो जाए, तो हम किस प्रकार एचसीएफ निकालेंगे? तो अब चलते हैं, देखा बताते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए आ गया हम लोग के पास 19 27 और एक आगे संख्या आगे मान लीजिए 23 32। अगर मान लीजिए इनका हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो हम एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे? तो आप लोगों को पहले इसके माध्यम से बताते हैं कि एल्गोरिथम की सहायता से इन बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ हम आसानी से किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो देखिए जो बड़ी संख्या होती है, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 18। 18 को यहाँ पर रख लेंगे और 12 को यहाँ पर। भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगी? 1 बार। शेषफल कितना बचा? 6। अब इसको बनाएंगे भाजक। इसको क्या बनाएंगे? भाजक। और जो भाजक था उसे बनाएंगे भाज्य। तो भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार। आ गया 0। तो जब 0 आ गया तो एचसीएफ इसको नहीं, इसको हम मानते हैं, जिससे भाग देते हैं। अगर भाग पूरी पूरी चल जाए अंत में, उसी को क्या मानते हैं? एचसीएफ। तो एल्गोरिथम के कुछ स्टेप होते हैं जो हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 18 बराबर 12 गुण 1 प्लस 6। दूसरा स्टेप का हम लोग क्या किए? 12 बराबर 6 गुणे 2 प्लस 0। यही एल्गोरिथम है। क्या है? एल्गोरिथम। चलिए अगले सवाल पर, जो कठिन से कठिन सवाल होंगे उनको हल करने के लिए हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे, न कि इसका, क्योंकि इस विधि से बड़ी संख्याओं का गुणनखंड करने में क्या होता है? बहुत परेशानी होता है। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है एचसीएफ 13 63 19 27 का। जब इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग तो गुणनखंड करते बहुत बड़ी संख्या जाएगी, इसलिए हम इसका गुणनखंड जल्द नहीं कर सकते। इसलिए उस विधि से एचसीएफ निकालने में हमें क्या होगी? परेशानी होगी। तो हम लोग प्रयोग करेंगे किसका? एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। हम लोग प्रयोग किसका करेंगे? एल्गोरिथम। देखिए इन दोनों में संख्या बड़ी कौन है? जो संख्या बड़ी रहेगी उसे अंदर रखेंगे। तो 13 1900, 1300 1900 दोनों बड़ी में कौन है? 19 27। और जो बड़ी छोटी होती है बाहर लिखते हैं 13 63। अब इसमें भाग दीजिए तो भाग कितनी बार जाएगी? 1 बार। कितना बचेगा? 4, 12 में से 6,
8 में से 5। अब देखिए जो बचा है शेषफल, इसी को हम लोग बनाते हैं भाजक। क्या बनाएंगे? भाजक। और जो पहले भाजक था उसे बनाते हैं भाज्य। क्या बनाते हैं? भाज्य। अब भाग कितनी बार जाएगी? 5 तिहाई 15, लगभग 2 बार जाएगी। कितनी बार? लगभग 2 बार। 4 9 के 8, 6 9 के 12, 5 9 के 10, 1 11। घटाइए। 8 5 13, 5 में से 2 घटा, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर 2। अब जो शेषफल बच रहा है बार बार उसी को हम भाजक बनाते जाएंगे, भाजक बनाते जाएंगे। और जो पहले भाजक था उसे क्या बनाएंगे? भाज्य। अब लगभग भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार। तो 2 5 10, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 1 7, 2 3 के 4। कितना बचेगा? 4। और इसमें से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12 16, 16 में 7 घटा 9, 9 7 16। अब देखिए जो पहले भाजक था उसे क्या बनाएंगे? भाज्य। 2 3 5। तो भाग कितनी बार जाएगी? 9 3 27, लगभग 2 बार जाएगी। 4 9 के 8, 9 9 के 18। तो 15 में 60 घटे कितना बचा? 7। 12 में से 8 4, कट गया। अब देखिए 94। इसमें भाग दीजिएगा, भाग कितनी बार जाएगी? 7 9 4 4 8 9, 2 बार। 7 9 14 को 4, 4 9 के 8 है 9। पूरी पूरी भाग चल गया था, कितना शेषफल बचा? 0। इन दोनों का HCF कितना हो गया? 47। इन दोनों का HCF कितना हो गया? 47। लेकिन केवल भाग देना यही, भाग देने पर ही हम लोग का सवाल पूरी नहीं होगी। जो इसके स्टेप लिखे हैं, एल्गोरिथम का मतलब होता है सुपरिभाषित स्टेप, सुपरिभाषित चरण। उन चरणों को हमें लिखना पड़ेगा, उन चरणों को लिखना पड़ेगा। देखिए पहला चरण हम लोग का किए हैं, पहला काम किए 1927 बराबर 13 63 गुण 1 प्लस बनकर जी लाइव आपरो 13 63 गुणे 1 प्लस 564। अब दूसरा स्टेप का किए हैं, दूसरा स्टेप यही है कि 13 63 बराबर 13 63 बराबर 564 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना बचा है? 235। तीसरा स्टेप का किए हैं, तीसरा स्टेप 564 बराबर 564 बराबर 564 बराबर 23 35, मतलब 235 गुणे 2 प्लस 94। अगला स्टेप, जो अगला स्टेप है 235 गुणा 2, 235 बराबर 94 गुणा 2 प्लस कितना बचा है? 47। अगला स्टेप 94 बराबर 47 गुणा 2 प्लस 0। तो जो अंत में आता है शेषफल, जिसके माध्यम से क्या बचा है? शेषफल हमारा 0। जो अंत में भाजक आता है जिसके माध्यम से शेषफल क्या बन गया है? 0। इसी को हम कहते हैं HCF। क्या कहेंगे? इसी को HCF। अतः HCF कितना हो गया हमारा? 47 हो गया। तो इन केवल भाग देना ही पूरी सवाल नहीं हो जाएगी। इस भाग देने के बाद एल्गोरिथम का मतलब होता है चरण, उन चरणों को हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। यही होता है एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर।